तो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? फिर से मेरा इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम लोग नया क्लास स्टार्ट करते हैं। और लास्ट क्लास में हम लोग बात किए थे आपका साइकोलॉजी एज ए डिसिप्लिन। और आज का क्लास में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस। तो देखिए, साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस मीन्स स्टडिंग बिहेवियर एंड मेंटल प्रोसेसेस यूजिंग साइंटिफिक मेथड। कुछ भी हम स्टडी करेंगे तो उसका कंक्लूजन आना चाहिए, है ना, कि ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ हवा में कुछ बोल दिए। अगर हम लोग कुछ बिहेवियर को स्टडी कर रहे हैं या अगर हम लोग कुछ मेंटल प्रोसेसेस को अगर कुछ स्टडी कर रहे हैं तो कुछ हवा में हम लोग रिजल्ट को नहीं दिखा सकते। तो हम लोग क्या करते हैं, साइंटिफिक मेथड का यूज़ करते हैं, ताकि हम लोग जो बिहेवियर को स्टडी करेंगे या हम लोग जो मेंटल जो प्रोसेसेस को स्टडी करेंगे तो हम लोग कुछ भी जो बोल रहे हैं, हम लोग कोई भी तथ्य दे रहे हैं या कुछ भी हम लोग जानकारी जो दे रहे हैं वो आपका फैक्ट है, ना कि एक कल्पना। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं कि साइकोलॉजी एज ए नेचुरल साइंस है, जो कि हम लोग क्या स्टडी करते हैं, बिहेवियर को और मेंटल प्रोसेस को। ठीक है। और कौन सा तरीके को यूज़ करके, साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके, जो कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसीजर और एक कुछ हम लोग प्रोसेस करते हैं। जैसे कि पहला चीज़ क्या होता है कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, फिर हम लोग डेटा इकट्ठा करते हैं, फिर हम लोग कलेक्ट करते हैं डेटा इन्फॉर्मेशन को, फिर हम लोग उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, हम लोग एनालाइज करते हैं। ठीक है। उसके बाद फिर क्या करते हैं, हम लोग रिजल्ट पर आते हैं या फिर हम लोग कंक्लूजन पे आते हैं। ठीक है। अर्लियर psychology had its roots in philosophy, but modern psychology developed after scientists started using the scientific method to study behavior. इसका मतलब क्या होता है कि पहले के समय में जो साइकोलॉजी जो सब्जेक्ट है वो आपका फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था, यानी कि फिलोसफी का एक हिस्सा हुआ करता था। जैसे कि मान लीजिए पहले साइकोलॉजी आपका नहीं था, पहले फिलोसफी में हम लोग व्हाट इज माइंड या माइंड क्या है, आत्मा क्या है, वो हम लोग फिलोसफी में हम लोग पढ़ते थे। जैसे कि व्हाट इज़ लाइफ, व्हाट इज़ बिहेवियर, ये सब हम लोग फिलोसफी में पढ़ते थे। लेकिन फिलोसफी में क्या होता था कि जो भी हम लोग जो कुछ सोचते थे, कुछ समझते थे, जो हम लोग स्टडी करते थे, तो उसका कोई एक सबूत नहीं होता था, कोई एविडेंस नहीं होता था या फिर कोई फैक्ट नहीं होता था। तो इसीलिए अभी मॉडर्न साइकोलॉजी क्या करता है, यानी कि अभी का समय में क्या होता है कि साइंटिस्ट लोग या साइकोलॉजिस्ट लोग क्या करते हैं, एक साइंटिफिक मेथड को यूज़ करके बिहेवियर को स्टडी करते हैं। तो इसलिए क्या हुआ कि जब हम लोग साइकोलॉजी को, जब हम लोग साइंटिफिक मेथड के ज़रिए से जब हम लोग उसको स्टडी करते हैं, तो आपका जो साइकोलॉजी है वो क्या हुआ कि आपका एक डिसिप्लिन बन गया। ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या था, साइकोलॉजी का एक आपका फिलोसफी का पार्ट हुआ करता था। लेकिन जब से हम लोग माइंड को, स्टडी को या एक्सपीरियंस को, जब हम लोग साइंटिफिक मेथड के हिसाब से जब हम लोग उसको स्टडी करने लगे, जब समझने लगे, जब हम लोग अंडरस्टैंडिंग करने लगे, तब साइकोलॉजी क्या हुआ, एक अलग सब्जेक्ट बन गया। क्योंकि अब साइकोलॉजी में क्या होता है कि हम लोग कुछ बात करें या कुछ भी हम लोग तथ्य जो बोल रहे हैं, वो आपका कोई अजम्पशन नहीं है या कोई आइडियाज़ नहीं है। जो भी हम लोग साइकोलॉजी में जो भी स्टडी करेंगे, हम लोग साइंटिफिक मेथड के हिसाब से हम लोग स्टडी करेंगे, और जो भी रिजल्ट आएगा वो साइंटिफिक हो, यानी कि वो एक फैक्ट होगा, ऑब्जेक्टिव होगा, ना कि हम लोग कुछ भी ऐसा कुछ बोल बोल रहे हैं जिसका कोई फैक्ट ना हो या जिसका कोई सबूत ना हो, है ना। तो पहले क्या, फिलोसफी में क्या होता है कि हम लोग कुछ भी जो असम्पशन करते हैं, या जैसे कि व्हाट इज लाइफ या व्हाट इज माइंड, तो इसमें हम लोग के पास कोई एक मेथड नहीं था, कोई एक तरीका नहीं था जिसके थ्रू हम लोग कुछ साबित कर सके। तो लेकिन अब क्या हुआ कि अभी मॉडर्न समय में क्या हुआ, या मॉडर्न साइकोलॉजी में क्या हुआ कि एक नया डिसिप्लिन बना, एक नया सब्जेक्ट बना जो फिलोसफी से आपका हट गया, ताकि हम लोग माइंड को एक साइंटिफिक के हिसाब से, बिहेवियर को एक साइंटिफिक के हिसाब से और एक्सपीरियंस को भी एक साइंटिफिक के हिसाब से हम लोग उसको स्टडी कर पाए, ताकि एक हम लोग किसी कंक्लूजन में आए, या फिर हम लोग के पास जो भी जो फैक्ट रहेगा या कुछ भी मतलब हाइपोथेसिस रहेगा वो एक करेक्ट रहेगा, ना कि कोई हम लोग हवा में कुछ बोल रहे हैं। ठीक है। इसलिए क्या हुआ कि साइकोलॉजी आपको फिलोसफी से हट गया, एक अपना एक स्टेटस ले लिया ना, यानी कि अपना एक वजूद ले लिया, है ना। अब देखिए, साइंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, मीनिंग आइडिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेजर्ड सो दैट अदर्स कैन एग्री ऑन द रिजल्ट। साइंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, इसका मतलब क्या होता है कि साइंस किस पे फोकस करता है, ऑब्जेक्टिविटी फोकस करता है। और ये ऑब्जेक्टिविटी क्या है, ये फैक्ट है। ऐसा नहीं है कि साइंस हम लोग स्टडी कर रहे हैं, हम कुछ बात बोल रहे हैं और दूसरा आदमी कुछ और बात बोल रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हम लोग के पास कोई रिजल्ट नहीं है, यानी कि हम लोग के पास कोई एक्यूरेट कुछ बात नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट नहीं है। तो साइंस वैसे स्टडी नहीं करता है। तो साइंस कैसे स्टडी करता है,
ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से वो स्टडी करता है। साइंस किस पे फोकस करता है? ऑब्जेक्टिविटी में फोकस करता है, ताकि हम लोग जो बात करें या हम लोग कुछ भी थ्योरी बताएं तो उसका एक फैक्ट होना चाहिए, यानी कि हम जो बात बोल रहे हैं वो आपके लिए भी सही होना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए क्लास में कुछ झगड़ा हो रहा है, ठीक है ना, तो मान लीजिए दो बच्चा झगड़ा किया, तो टीचर क्या करता है? दोनों का बात को सुनता है, दोनों का ओपिनियन को समझता है, फिर वो किसी कंक्लूजन में आता है। ना कि टीचर क्या करता है कि उसका एक फेवरेट स्टूडेंट है तो उसको बचाने के चक्कर में दूसरा स्टूडेंट को क्या किया, उसको पनिश कर दिया। तो क्या हुआ? वो आपका ऑब्जेक्टिविटी नहीं हुआ, वो एक बायस हो गया। तो साइंस नहीं करता है, कोई एक बायस कॉन्सेप्ट अपना स्टडी नहीं करता है। साइंस क्या किस पे फोकस करता है? एक ऑब्जेक्टिविटी में फोकस करता है, यानी कि जो एक्यूरेट है, जो तथ्य है, वो मेरे हिसाब से जो सही होगा वो आपके हिसाब से भी सही होगा। यानी कि जितना भी हम एक्सपेरिमेंट करेंगे या जितना भी हम कुछ कुछ हम तथ्य को पेश करेंगे या हम उस पर कुछ स्टडी करेंगे, तो जो मेरा जो रिजल्ट आएगा वो भी आपका भी वही रिजल्ट ही आएगा। यानी कि उसी चीज़ को साइंस स्पेशली उसी को फोकस करता है, यानी कि ऑब्जेक्टिविटी, यानी कि जो मेरे लिए सही है वो आपके लिए भी सही है। और एक अच्छा एग्जांपल के हिसाब से अगर हम आपको बता दें कि जैसे कि मान लीजिए हम जिस जगह में रहते हैं उस जगह में बारिश हो रहा है, ठीक है ना। जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम स्कूल जा रहे हैं, ठीक है, तो स्कूल जाते जाते क्या हो, बारिश हो गया है ना। तो उस समय जितने लोग भी जो स्कूल जाएंगे तो उसके लिए अभी बारिश ही होगा, ना कि वहाँ कुछ और होगा। अगर हमको बारिश दिख रहा है तो औरों को भी बारिश ही दिखेगा। तो जो रेनिंग जो हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्टिविटी हो गया, यानी कि ऑब्जेक्टिव हो गया। मेरे लिए भी बारिश हो रहा है और बाकी लोग के लिए भी बारिश हो रहा है। और सब्जेक्टिविटी का मतलब क्या होता है कि किसी को बारिश पसंद होता है, किसी को बारिश पसंद नहीं होता है, तो वो सब्जेक्टिव नेचर हो गया। जैसे कि मान लीजिए बारिश हो रहा था और हम स्कूल गए हैं ना, तो जाते जाते क्या बारिश होना शुरू हो गया, तो वो मेरे लिए अच्छा हुआ क्योंकि हम स्कूल नहीं जाना पा रहा है ना। लेकिन टीचर के लिए क्या हुआ कि ओह बारिश हो गया, यानी कि अब कोई बच्चा लोग स्कूल नहीं आएगा। तो उसके लिए जो एक्सपीरियंस था वो अच्छा था, और मेरा जो एक्सपीरियंस था वो भी मेरे हिसाब से अच्छा था। लेकिन साइंस क्या करता है कि वो सब्जेक्टिव के हिसाब से वो स्टडी नहीं करता है। साइंस क्या करता है? ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से वो स्टडी करता है। कोई भी मतलब कुछ भी चीज़ हो या कोई भी तथ्य हो या कोई भी आइडियाज़ हो या कोई भी कॉन्सेप्ट हो, तो साइंस क्या करता है? वो बायस नहीं होता। साइंस ऑब्जेक्टिविटी के हिसाब से उस चीज़ को स्टडी करता है। इसीलिए यहाँ पर क्या है कि साइंस फोकसेस ऑन ऑब्जेक्टिविटी, ठीक है। मीनिंग आइडिया शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेजर्ड सो दैट अदर्स कैन एग्री ऑन द रिजल्ट। अब ये लास्ट स्टेटमेंट क्या है? मीनिंग आइडियाज शुड बी क्लियरली डिफाइंड एंड मेजर्ड सो दैट अदर्स कैन एग्री ऑन द रिजल्ट। आपका जो आइडियाज़ है वो क्या, जो भी हम लोग कॉन्सेप्ट है, आइडियाज़ है या कुछ भी थ्योरी हम लोग जो डिफाइंड कर रहे हैं वो औरों के लिए भी एग्री होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम जो कॉन्सेप्ट जो दे रहे हैं, जब कोई एक्सपेरिमेंट या बाकी कोई साइंटिस्ट कोई एक्सपेरिमेंट करेगा तो वो ये नहीं बोल सकता है कि आप जो आइडियाज़ जो दिए थे वो सेम नहीं निकल रहा है। जैसे कि मान लीजिए हम एक कॉन्सेप्ट, हमारा एक हाइपोथेसिस है, ठीक है, हम जो स्टडी किए तो उसका रिजल्ट मान लीजिए ए आया, तो मेरा जो आइडियाज़ है वो करेक्ट तभी हो पाएगा जब दूसरा जो साइंटिस्ट है या दूसरा जो साइकोलॉजिस्ट है जब वो अपने हिसाब से जब एक्सपेरिमेंट करेगा और वो रिजल्ट देखेगा। अगर मेरा जो आइडियाज़ है और वो जब दूसरा वाला जब एक्सपेरिमेंट कर रहा है और उसका रिजल्ट भी अगर ए आता है, यानी कि वो एग्री करेगा, तभी वो एग्री करेगा। क्योंकि मेरा जो आइडियाज़ हो सकता है वो मेरा सब्जेक्टिव नेचर हो गया है ना। तो उस चीज़ को, उस आइडियाज़ को एग्री करने के लिए या उसको एक अच्छा क्लियर डिफाइंड करने के लिए दूसरा साइंटिस्ट लोग भी उस चीज़ को एक्सपेरिमेंट करेंगे। और जब वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जब जवाब भी सेम आएगा, तभी हम क्या बोल सकते हैं कि आइडियाज़ जो था वो आपका क्लियरली डिफाइंड किया गया और मेजर्ड किया गया। तब क्या होगा, दूसरा लोग भी उस चीज़ को एग्री करेंगे, ठीक है। अब देखिए, psychology was influenced by the ideas of Descartes and the methods used in physics. It follows the hypothetico-deductive model, which means, देखिए यहाँ पर क्या है कि देखिए साइकोलॉजी किससे आकर्षित होता है? वो डिस्कार्ट्स। अब ये डिस्कार्ट्स कौन है? आप एक फ्रेंच फिलोसोफर है, ठीक है, जो कि डिस्कार्ट्स कौन है? रेने डिस्कार्ट्स, वो एक फिलोसोफर है। तो उनका एक मॉडल है, और वो कौन सा मॉडल है? हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, ठीक है। अब ये क्या करता है? जो डिस्कस क्या क्या उसका एक अपना एक कॉन्सेप्ट था कि इस कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, हम साइकोलॉजी को स्टडी करेंगे। तो ये जो मॉडल है, तो साइकोलॉजी बहुत ही इन्फ्लुएंस हो गई, यानी प्रभावित हुआ इस आइडियाज़ को लेकर। तब से क्या हुआ कि साइकोलॉजी भी जब भी कोई नया कुछ रिसर्च होता है तो साइकोलॉजी भी डिस्कार्ट्स का जो आइडियाज़ है उसको फॉलो करता है ना।
अब वो कौन सा आइडियाज़ है? आपका हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल। और ये जो मॉडल वो क्या है देखिए, साइंटिस्ट फर्स्ट डेवलप्ड ए थ्योरी टू एक्सप्लेन ए फेनोमेनन। तो साइंटिस्ट क्या करता है, पहले एक थियोरी को डेवलप करता है ताकि उस थियोरी को, वो जो घटना है उसको अपने हिसाब से उसे एक्सप्लेन कर सके। थ्योरी कब बनता है? जब कोई साइंटिस्ट या जब कोई साइकोलॉजिस्ट, क्या होता है कि जब कोई आइडियाज उसके माइंड में आया और उसको लगता है कि ये आइडियाज़ को हमको स्टडी करना चाहिए। जब वो आइडियाज़ को जब स्टडी करता है, जब स्टेप बाय स्टेप जब उसको फॉलो करता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंट करता है, जब उस एक्सपेरिमेंट को जब अपने हिसाब से एनालाइज करता है, जब रिजल्ट जब एक्यूरेट आता है, जब जो आइडियाज़ जो वो सोचा अगर वो सही रहा तो ये आपका थ्योरी बन जाता है, ठीक है ना। तो साइंटिस्ट क्या करते हैं, पहले थ्योरी को डेवलप करते हैं ताकि उसको अच्छा से एक्सप्लेन कर सके उस घटना को, ठीक है। फिर क्या है, फ्रॉम द थ्योरी दे मेक ए हाइपोथेसिस, ए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। अब क्या है कि उस थ्योरी से क्या करते हैं, वो एक आइडियाज़ बनाते हैं ना। मान लीजिए उनका उनका कोई कॉन्सेप्ट है या उनका कोई स्टेटमेंट है या साइंटिस्ट का कोई थ्योरी है ना। तो फिर उस थ्योरी में क्या करते हैं, वो एक हाइपोथेसिस बनाते हैं, यानी कुछ आइडियाज़ बनाते हैं, है ना। तब क्या करते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं ना। और दूसरा क्या है आपका, द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड ड्यूरिंग, सॉरी, द हाइपोथेसिस इज टेस्टेड यूजिंग डेटा एंड एक्सपेरिमेंट्स। और ये जो हाइपोथेसिस है ना, जो आपका जो हाइपोथेसिस है या आइडियाज़ है उसको टेस्ट किया जाता है। मतलब बहुत सारा डेटा इकट्ठे किया जाता है, एक्सपेरिमेंट किया जाता है। जब ये जो आइडियाज़ यानी कि ये जो हाइपोथेसिस जब सही साबित होता है, उसके बाद क्या होता है कि उसको एक थ्योरी मान लिया जाता है, ठीक है ना। फिर उसको एक्सप्लेन करते हैं। अब देखिए, इफ रिजल्ट आर डिफरेंट द थ्योरी इज रिवाइज्ड। फिर अगर मान लीजिए अगर रिजल्ट जो है अगर कुछ अलग आता है तो उसी थ्योरी को फिर से रिवाइज किया जाता है। क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कभी कभी एक्सपेरिमेंट होता है ना, तो हो सकता है कि पहला जो एक्सपेरिमेंट है या दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है वो हो सकता है गलत आए या फिर सही ना आए। तो फिर से उस थियोरी को रिवाइज किया जाता है, क्योंकि बार बार करने से क्या होता है कि अगर बार बार अगर रिजल्ट नहीं आएगा, फिर ये जो आइडियाज़ है, ये जो हाइपोथेसिस है वो गलत है। तो इसलिए कभी कभी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई हाइपोथेसिस है या कोई आइडियाज़ है, तो अगर बार बार सेम आता है तब उसको एक थ्योरी माना जाता है, ठीक है ना। लेकिन क्या होता है कि पहले पहले क्या होता है कि मान लीजिए हम जो आइडियाज़ है, इसका मतलब ये नहीं होता कि ये जो आइडियाज़ है वो सही है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम आपको बताएं आइडियाज़ का मतलब क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए एक एक मतलब एक स्टेटमेंट है। क्या स्टेटमेंट है कि अगर हम बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे कोई भी स्टडी को, तो वो मेमोरी में ज़्यादा आपका रहता है ना। तो एक आइडियाज़ है ना, यानी कि जितना बार हम प्रैक्टिस करेंगे उतना उसका जो थ्योरी है, जो याद है, कॉन्सेप्ट है, वो दिमाग में ज़्यादा रहता है ना। तो इस थ्योरी में लोग एक्सपेरिमेंट किया है ना। जब वाकई में जब एक्सपेरिमेंट हुआ तब पता चला कि हाँ, अगर कुछ चीज़ को अगर बार बार प्रैक्टिस करते हैं तो वो माइंड में बैठ जाता है, यानी कि ये बात सही है, तो एक थ्योरी बन गया, ठीक है। वैसे कोई भी आइडियाज़ जो आता है, कोई हाइपोथेसिस जो आता है, तो पहले उसको मतलब एक्सपेरिमेंट किया जाता है ना, उसकी टेस्टिंग किया जाता है। उसके बाद जब वो एक्सपेरिमेंट जब सही साबित होता है तब उसको एक थ्योरी मतलब उसको मान लिया जाता है, ठीक है ना। और जो डिस्कार्ड्स है, उसका डिस्कार्ड जो है उनका पूरा नाम आपका है रेने डिस्कार्ड्स, जो कि फ्रेंच फिलोसोफर हैं थे, ठीक है ना। अब देखिए, यूजिंग दिस मेथड साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज अबाउट लर्निंग, memory, attention, perception, motivation and emotion which has helped psychology grow as a science, ठीक है ना। अब यहाँ पर क्या है कि यूजिंग दिस मेथड, ठीक है ना, यानी कौन सा मेथड आपका, ये वाला हाइपो हाइपोथेटिको डिडक्टिव मॉडल, ये वाला मेथड को यूज़ करके, ठीक है। तो क्या डेवलप किया साइकोलॉजिस्ट ने, क्या थ्योरीज को बनाया, लर्निंग के बारे में कुछ थ्योरी बना, कुछ मेमोरी के बारे में कुछ थ्योरी बना, कुछ अटेंशन के बारे में थ्योरी बना, कुछ परसेप्शन का थ्योरी बना, कुछ मोटिवेशन का थ्योरी बना और कुछ इमोशन का थ्योरी बना, ठीक है। साइकोलॉजिस्ट हैव डेवलप्ड थ्योरीज अबाउट लर्निंग, मेमोरी, अटेंशन, परसेप्शन, मोटिवेशन एंड इमोशन। अब यह लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग का मतलब कुछ सीखना, कुछ समझना। जैसे कि मान लीजिए आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं तो आप कुछ सीख रहे हैं, कुछ स्किल भी हो सकता है ना। तो कुछ जब कुछ आप कुछ सीखते हैं कुछ नया, वो आपका लर्निंग हो गया, ठीक है। और मेमोरी का मतलब क्या होता है कि जितना बार आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपका वो माइंड में वो कैच हो जाता है। मेमोरी का जैसे कि मान लीजिए आप कुछ याद कर रहे हैं, मान लीजिए कि जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी का नाम याद करना है ना, या फिर जैसे कि
बच्चा लोग पढ़ाई करता है ना, जैसे कि मान लीजिए कल मेरा एग्ज़ाम है, तो आज हम पढ़ाई किए और एग्ज़ाम के समय में हम जो पढ़ाई किए वो एग्ज़ाम के समय में वो हमको याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर याद आ रहा है यानी कि वो स्ट्रॉन्ग मेमोरी था, ठीक है ना। अगर वो याद नहीं आता यानी कि मेरा जो मेमोरी है वो मेरा वीक मेमोरी है, ठीक है। तो मेमोरी का मतलब याद है ना, कि आपको बाद में वो चीज़ याद आता है कि नहीं आता है, ठीक है। और अटेंशन अटेंशन का मतलब होता है कि आपका फोकस। मान लीजिए कुछ आप काम कर रहे हैं, जैसे कि आप पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई को अच्छा साबित करने के लिए आपका फोकस होना बहुत ज़रूरी है ना। जैसे कि मान लीजिए आप कोई स्टडी कर रहे हैं, तो स्टडी वैल्यू कब क्रिएट करता है, जब आप उसमें आप फोकस देते हैं, जब आप अटेंशन देते हैं ना। अगर मान लीजिए कोई भी आप एक्टिविटी करते हैं, अगर उसमें आप अटेंशन देते हैं यानी कि आप उस चीज़ को आप अच्छा से आप समझ सकते हैं, ठीक है। यानी कि कोई भी एक्टिविटी करने के लिए अगर आप अटेंशन उस पर दे रहे हैं, या कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, चाहे वो स्टडी क्यों ना कर रहे हैं, अगर आप अटेंशन उसमें दे रहे हैं तो आपको समझ ज़्यादा ही आएगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आपका परसेप्शन का मतलब कि कुछ चीज़ को समझना है ना। मतलब कुछ भी चीज़, जैसे कि मान लीजिए आपको कुछ बोला है ना, तो आप उस चीज़ को समझिए, यानी कि आप परसेप्शन, यानी कि आप उस चीज़ को आप अच्छा से परसीव किए। जैसे कि एक अच्छा एग्जाम्पल स्टूडेंट के लिए, मान लो आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं ना, आप कुछ लेक्चर देख रहे हैं, तो परसेप्शन क्या हुआ है, अगर उस लेक्चर को अगर आप समझ गए यानी कि वो परसेप्शन है आपका, ठीक है। यानी कि किसी चीज़ को या समझना, ठीक है, किसी चीज़ को समझना यानी कि परसेप्शन। और मोटिवेशन का मतलब होता है कि मान लीजिए आपको कुछ गोल अचीव करना है ना, तो कोई होता है ना, जैसे कि मान लीजिए कोच जो होते हैं, या क्रिकेट कोच हो गया या स्पोर्ट्स कोच हो गया, तो आपको मोटिवेट करते हैं कि हम लोग को जीतना है, हम लोग को ट्रॉफी लाना है ना। जब कोई किसी का एनर्जी को बूस्ट करता है, तो बूस्ट करने के लिए क्या होता है कि वहाँ का जो स्पोर्ट्स कोच है या फिर कोई भी जो कोच है, जब कोई आपको मोटिवेट करता है यानी कि आपको इनकरेज करता है, यानी कि वो मोटिवेशन है, यानी किसी को इनकरेज करना है। अगर गोल को अचीव करना है, तो उस गोल को अचीव करने के लिए जब कोई इंसान दूसरा इंसान को जब मोटिवेट करता है, इनकरेज करता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोटिवेशन, ठीक है। और आपका इमोशन क्या होता है कि इमोशन जैसे कि हैप्पी, सैड है ना, एंग्री, ये सब आपका इमोशन है। तो बहुत सारे इमोशन को भी साइकोलॉजिस्ट लोग स्टडी करते हैं, ताकि ये जो इमोशन है, वो जो तरह तरह का जो इमोशन है वो हर सिचुएशन में बदलता है क्यों है, तो उस चीज़ को भी लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। विच हैज़ हेल्प्ड साइकोलॉजी ग्रो एज ए साइंस। क्योंकि साइकोलॉजी क्या है, एक साइंस का एक पार्ट है, क्योंकि हम लोग उसको साइंटिफिक हिसाब से स्टडी करते हैं। और इस मॉडल के थ्रू जो डिस्कार्ट्स ने जो आइडियाज़ जो दिया, तो उसी मॉडल के थ्रू क्या हुआ कि साइकोलॉजी और उसका जो डेवलपमेंट आपका और होने लगे, यानी कि ग्रो होने लगा, ठीक है। साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द एवोल्यूशनरी अप्रोच फ्रॉम बायोलॉजी, है ना। अब यहाँ देखिए, साइकोलॉजी हैज़ ऑल्सो बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द इवोल्यूशनरी अप्रोच फ्रॉम बायोलॉजी। अब ये क्या होता है कि इवोल्यूशनरी अप्रोच क्या होता है कि देखिए, हम लोग का भी विकास होता है, हम लोग का भी डेवलपमेंट होता है ना। तो बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी एक आपका एक सब्जेक्ट है जिसको हम लोग एक सिस्टम की तरह, एक मैकेनिज्म की तरह हम लोग पढ़ते हैं, जैसे कि ह्यूमन बायोलॉजी यानी कि ह्यूमन बींग। तो ह्यूमन बींग का पार्ट्स भी होता है, जैसे कि आपका माइंड, ब्रेन हो गया, बॉडी हो गया, है ना, बहुत सारा सिस्टम हो गया है। तो बायोलॉजी का मतलब क्या होता है कि हम लोग जब डिटेल में जब उस स्ट्रक्चर को, सिस्टम को जब पढ़ते हैं, किसका स्ट्रक्चर को, ह्यूमन बॉडी को, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से क्या हुआ है कि इवोल्यूशनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है कि साइकोलॉजी इससे बहुत प्रभावित है। किससे प्रभावित है? इवोल्यूशनरी अप्रोच, ठीक है ना। क्यों प्रभावित है? क्योंकि साइकोलॉजी का कहना क्या है कि इंसान का विकास टाइम टू टाइम का होते रहता है, यानी कि जैसे जैसे आपका समय बढ़ते जाता है, वैसे वैसे बिहेवियर, इन एक्सपीरियंस या मेंटल प्रोसेस का डेवलपमेंट भी आपका मतलब होते ही रहता है। यहाँ पर एवोल्यूशनरी अप्रोच का मतलब क्या होता है, देखिए कि जैसे जैसे समय बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे बिहेवियर भी आपका बदलते जाता है ना। फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा, वैसे आपका बिहेवियर भी बदलेगा, या बदलाव आएगा, या इम्प्रूवमेंट होगा। फिर आपका कुछ एक्सपीरियंस भी आपका बदलेगा, है ना। फिर आपका जो मेंटल प्रोसेसेस है वो भी आपका बदलेगा, ठीक है ना। दिस अप्रोच एक्सप्लेन्स बिहेवियर्स such as attachment and aggression as a result of evolution and survival needs. देखिए, this approach explains behaviors such as attachment and aggression as a result of evolution and survival needs. देखिए, यहाँ पर क्या है कि देखिए, ये जो आपका जो अटैचमेंट है और एग्रेशन क्या होता है, एवोल्यूशन है ना। एवोल्यूशन इंसान का जरूरी होना चाहिए,
मतलब क्या होता है कि इंसान का जो विकास है, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, लेकिन एक इंसान का इवोल्यूशन समय-समय पर होना चाहिए ताकि वो लाइफ को अच्छे तरीके से जी सके, सर्वाइव कर सके, है ना? यहाँ पर अटैचमेंट का मतलब क्या होता है कि जैसे कि बच्चा एक पेरेंट्स से बहुत अटैच रहता है, क्योंकि मान लीजिए कोई पेरेंट है, उसका 2-3 बच्चा है, ठीक है ना? तो पेरेंट का रोल क्या होता है कि बच्चा को केयर करना, है ना? बच्चा का केयर करना, देखभाल करना, उसको खाना प्रोवाइड करना, है ना? तो ये अटैचमेंट हो गया। और एग्रेशन का मतलब क्या होता है कि कभी-कभी क्या होता है कि एग्रेशन यानी गुस्सा ज़रूरी भी है। जैसे कि मान लीजिए कुछ खतरा आ रहा है तो खुद को डिफेंस करना, तो ये आपका एग्रेशन। कहीं पर भी अगर डेंजर आता है या कोई हमको मारने आ रहा है तो हम उस गुस्सा से खुद को डिफेंस कर सकें ताकि हम आगे और जी सकें, ठीक है ना? तो इसलिए क्या हुआ कि इसी चीज़ को वो लोग एक्सप्लेन करता है कि दिस अप्रोच एक्सप्लेन्स बिहेवियर्स सच एस अटैचमेंट एंड एग्रेशन एज अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन एंड सर्वाइवल नीड्स। ठीक है, एग्रेशन का मतलब वही कि गुस्सा उस समय ज़रूरी होता था ताकि लोग ज़िंदा रह सके। अगर मान लीजिए कोई गुस्सा नहीं करेगा तो वो लोग जल्दी किसी के हाथों से मर जाता था, है ना? तो एग्रेशन भी उस समय ज़रूरी था। अगर मान लीजिए अगर आपको ज़िंदा रहना है तो आपको लड़ना पड़ेगा, है ना? और अटैचमेंट क्या है कि जैसे कि उस समय का जो उस जैसे कि पेरेंट लोग जो उस समय जिसका बच्चा हुआ करता था तो उस समय क्या होता था कि उन लोग को खाना भी बच्चा लोग को देना बहुत ज़रूरी होता था, क्योंकि बच्चा लोग तो शिकार करने तो जाएगा नहीं, है ना? बच्चा लोग को खाना कौन प्रोवाइड करेगा? उसका पेरेंट लोग प्रोवाइड करेगा, उसका माता पिता लोग प्रोवाइड करेगा, है ना? तो इसीलिए क्या है कि एवोल्यूशनरी अप्रोच बहुत उस समय आपका इन्फ्लुएंस हुआ साइकोलॉजी के लिए, है ना? कि साइकोलॉजी इस चीज़ से बहुत मतलब इन्फ्लुएंस हुआ, प्रभावित हुआ, ठीक है? तो आई होप आज का जो लेक्चर है आपको समझ में आया होगा। और अगर और भी कोई अगर किसी चीज़ में आपको डाउट है तो आप हमको पूछ सकते हैं, और आप कमेंट में आप हमको बता सकते हैं। तो ठीक है, आज का जो लेक्चर है इसको हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो तब तक के लिए आज के लिए इतना ही, ठीक है?